नमस्कार, मैं हूं रंजीत कुमार और टाइम्स नाउ पर शुरू हो गया है आपका पसंदीदा शो देश का मूड मीटर। तो आपने अपना मोबाइल निकालिए और आपके सामने जो अभी स्क्रीन पर क्यूआर कोड आने वाला है उसे स्कैन करने के लिए तैयार हो जाइए। जैसे ही आप लिंक स्कैन करेंगे क्यूआर कोड के, वैसे ही आपके सामने एक लिंक खुल जाएगी और उसे क्लिक करते ही आपके सामने सवालों की एक लिस्ट आएगी और अब उसमें से अपना जवाब चुनकर उसे आपको सबमिट कर देना है। और हाँ, आखिर में आपको अपनी जरूर डिटेल भरनी है, क्योंकि उसी के आधार पे हम हर रोज 4 लकी वोटर्स का चुनाव करते हैं जिन्हें मिलता है हमारी तरफ से इनाम। तो वोटर भगवान होता है, ऐसा कहते हुए आपने कई नेताओं को सुना होगा। लेकिन नेता अगर चुनाव के मौके पर वोटर को धमकाने लगे तो आप क्या कहेंगे? वैसे इस देश की राजनीति में वो दौर अभी बहुत दूर नहीं गया है जब उसी भगवान वोटर से वोट मांगे नहीं बल्कि कई बार छीन लिए जाते थे। लेकिन आज की तारीख में भी नेता अगर इसी भ्रम में रहें कि वो वोटर को धमकाकर वोट ले लेंगे तो हैरानी होती है। लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता और अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव भरी सभा में कह रहे हैं कि अभी तो प्यार से वोट मांग रहे हैं, अगर दे दिया तो ठीक है और नहीं दिया तो चुनाव के बाद हिसाब किताब कर देंगे। सुनिए एक बार जरा उनको। सबको वोट मांगेंगे, सब तक वोट मांगेंगे, हम तो सब तक वोट मांगेंगे हैं? जो देगा देगा, नहीं अपने लोग तो ही इतने तो लाखों से देता नहीं, अपने तो हैं, सब देंगे वोट और तो दें, नहीं देंगे तो फिर पहले तो वोट दो, नहीं तो फिर हिसाब किताब भी होगा। हाँ, तो पहले तो वोट दो, प्यार से दिए तो ठीक है और नहीं दिए तो फिर तो हिसाब किताब होगा ही। आपने समझ ही लिया होगा कि हिसाब किताब का मतलब क्या है। अगर नहीं समझा होगा तो आगे आप समझ लेंगे। हम समाजवादी पार्टी के हमारे साथ गेस्ट जुड़ेंगे, उनसे भी हम ये सवाल करेंगे कि वो कौन सा हिसाब किताब करने की बात कर रहे हैं। अब सवाल है कि चुनाव के इतने बड़े मुद्दे पर अगर शिवपाल यादव जैसे नेता अगर इस तरह की बात करेंगे तो बीजेपी कहां चुप रहने वाली है और इतने बड़े मौके को भला कैसे छोड़ सकती है? तो बीजेपी ने कैसे इसका जवाब दिया, जरा देखिए पहले। उनके बयान को बहुत गलत तरीके से तोड़ मोड़ के पेश किया जा रहा है। जो गुंडई और बीजेपी और आरएसएस वहां पे कर रही है ना बदायूं के अंदर, हम लोग समाजवादी पार्टी के लोग ये कह देना चाहते हैं कि इस 2024 के चुनाव में आपकी गुंडई बंद कर देंगे हम। और क्या हद होती है? उनका स्वभाव रहा है बूथ लूटने का, इसलिए वो उनके मन में वैसी बात रहती है। सपा का परिवार साफ दुनिया जानती है, यहाँ लोग जानते हैं कि बूथ लूटने का स्वभाव रहा है। लेकिन मैं डंके की चोट पे कह रहा हूँ, उत्तर प्रदेश की सरकार में अब बूथ लूटने का काम नहीं हो सकता है, ना हुआ है, ना होने देंगे। समाजवादी पार्टी के एक नेता हैं शिवपाल यादव, उन्होंने कहा है कि इस चुनाव में हम वोट सबसे मांगेंगे, जो वोट दे देगा वो ठीक है, तो बाकी बाद में हम साथ में नहीं। वैसे जहां तक हिसाब किताब की बात है, किताब तो शायद उनके हाथ से बहुत अर्ली एज में छूट गई थी और हिसाब करने के लिए जनता बहुत सक्षम है। तो सवाल है कि एसपी उम्मीदवार शिवपाल यादव ने वोटर को यह धमकी जानबूझकर दी या उनके मन में क्या था, इसका सच तो शिवपाल ही बताएंगे। मगर समाजवादी पार्टी का धमकी और माफिया राज से पुराना नाता रहा। अतीक अहमद हो या मुख्तार अंसारी, ऐसे तमाम माफिया अखिलेश की पार्टी में खूब फले फूले। एक वक्त था कि यूपी की राजनीति में समाजवादी पार्टी के बाहुबलियों की तूती बोलती थी। प्रयागराज से लेके पूर्वांचल के गाजीपुर तक इन माफियाओं की इजाजत के बगैर एक पत्ता तक नहीं हिलता था। इन माफियाओं के पास लठैतों गोलीबाजों की पूरी फौज हुआ करती थी। लेकिन शिवपाल भूल रहे हैं कि यूपी में अब माफिया का दौर खत्म होने को है। मगर कहते हैं ना कि आदत तो जाते जाते जाती है। एसपी में ही नहीं, कांग्रेस में भी वोट के वास्ते कुछ अलग तरह की धमकियां दी जा रही हैं। आज घोषणा पत्र में कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि जिन नेताओं के खिलाफ केस दर्ज हैं और जो पार्टी छोड़कर गए हैं, यानी कि कांग्रेस छोड़कर गए हैं, बीजेपी में गए हैं, उनकी फाइल फिर से खोलेंगे अगर उनकी सरकार आई तो। अब सवाल यह है कि जब सरकार आएगी तो फाइल तो खुल सकती है, लेकिन सवाल यह है कि पहले जीतें तो सही। और हाँ, जीत से याद आया कि अमेठी से आजकल रॉबर्ट वाड्रा भी ताल ठोकने को बेचैन है। वो चाहते हैं कि गांधी परिवार का कोई भी सदस्य वापस आए, वहाँ वो भारी बहुमत से जिताएंगे
यहाँ तक कि वो मेरे से भी प्रेरणा करते हैं और आशा करते हैं कि मैं वहाँ अपना पहला कदम अगर राजनीति में रखता हूँ और सांसद बनने की सोचता हूँ तो मैं अमेठी को ही रिप्रेजेंट करूँ। तो सवाल ये है कि जिस अमेठी को छोड़कर राहुल गांधी चले गए, वायनाड चले गए, और जिस उत्तर प्रदेश से गांधी खानदान ये सोच रहा है कि वो चुनाव लड़े या ना लड़े, वहां रॉबर्ट वाड्रा क्या गुल खिला पाएंगे, क्या करिश्मा कर पाएंगे, एक बहुत बड़ा सवाल है। सवाल और भी हैं, सिलसिलेवार तरीके से उन सवालों पे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले वो सवाल जिस पर कि आज आपको देश का मूड मीटर घुमाना है, वो सवाल जिसका कि आप जवाब देंगे, जिससे कि ये तय होगा कि ये देश क्या सोचता है देश के बड़े मुद्दों पर। और वो क्या सवाल है, जरा सवाल एक नजर देख लेते हैं। सवाल नंबर 1, यूपी के बदायूं से एसपी उम्मीदवार शिवपाल की धमकी क्या कहती है? शिवपाल यादव की धमकी के मायने क्या हैं? ऑप्शन ए है कि इंडी गठबंधन डरा हुआ है, ऑप्शन बी धमकाने की पुरानी आदत है, और ऑप्शन सी कार्यकर्ताओं को कहा होगा। हालांकि ऐसा लग नहीं रहा कि वो कार्यकर्ताओं को कह रहे हैं, फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है तो आपके लिए ऑप्शन है। सवाल नंबर 2, शिवपाल यादव के बयान का चुनाव पर क्या असर पड़ेगा? ऑप्शन ए है अखिलेश यादव को नुकसान होगा, ऑप्शन बी है इंडी गठबंधन को फायदा होगा, और ऑप्शन सी है जनता अब डरने वाली नहीं है। सवाल नंबर 3 दिखाइए, गुंडों और माफियाओं को लेकर पहले और अब के यूपी में क्या फर्क देखते हैं आप? ऑप्शन ए है समाजवादी राज में ज्यादा आतंक था, ऑप्शन बी है योगी राज में गुंडे माफिया पर लगाम लगी है, और ऑप्शन सी है दोनों एक जैसे हैं। आप क्या सोचते हैं? इस सवाल के जवाब में फटाफट बताना शुरू करिए, आप लोग मूड मीटर घुमाना शुरू करिए। और हम बता रहे हैं आपको सवाल नंबर 4, रॉबर्ट वाड्रा चुनाव लड़े तो अमेठी में राहुल की हार का बदला ले पाएंगे क्या? ऑप्शन ए है नहीं, परिवार का किला ध्वस्त हो गया है और अब उसे फिर से नहीं बनाया जा सकता। ऑप्शन बी है स्मृति ईरानी को टक्कर दे सकते हैं, और ऑप्शन सी है कि वाड्रा पहले कांग्रेस से टिकट तो ले लें। और सवाल नंबर 5, आखिरी और 5वां सवाल दिखाइए, कांग्रेस घोषणा पत्र में बीजेपी में शामिल होने वाले नेताओं को क्या धमकाया जा रहा है? पार्टी छोड़ने वालों पर गुस्सा है इसलिए ऐसा कहा जा रहा है। ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी बदले की भावना से काम करेगी पार्टी, ऐसा लग रहा है, और ऑप्शन सी सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। आप क्या सोचते हैं इन 5 सवालों के जवाब में? फटाफट आप मूड मीटर घुमाना शुरू करिए। और हम रुख करते हैं आज के गेस्ट का। हमारे साथ 4 मेहमान जुड़े हुए हैं। राकेश त्रिपाठी प्रवक्ता हैं बीजेपी के, सूर्या मैथिल हैं राजनीतिक विश्लेषक, अजीज खान प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, और तहसीन पूनावाला राजनीतिक विश्लेषक, और वैसे कांग्रेस का पक्ष लेते रहते हैं। तो अजीज खान, सबसे पहला सवाल आपसे, भाई ये कहना क्या चाह रहे थे शिवपाल? ये कौन सा हिसाब किताब कर देंगे वोटरों का भाई चुनाव के बाद? देखिए रंजीत भाई, मैं देख रहा हूं, अब ऐसा मत कहिए कुछ लेन देन चल रहा होगा वोटर के साथ उनका। जी मुझे बात करने दें प्लीज। हाँ, मैं देख रहा हूं कि सुबह से ही सारे चैनल जिस तरीके से चीजों को दिखा रहे हैं तोड़ मरोड़ कर, और किस कदर चीजों को पेश किया जा रहा है, यकीनन ये बहुत ही दुखद है। माननीय शिवपाल सिंह यादव जी ने क्या कहा और उसको किस तरीके से पेश किया जा रहा है, उन्होंने यह स्पष्ट किया, और कई चैनलों पे उन्होंने सफाई भी दी और बात भी रखा कि बहुत सारे विधायक जो समाजवादी पार्टी से चुनकर आए, जनता ने उनको वोट दिया, उनको जिताया, भरोसा जताया, और जब मौका आया तो उन्होंने दूसरी पार्टी को समर्थन दिया। तो ऐसे लोगों को जनता सबक सिखाएगी, वोटर सबक सिखाएगा। अब उसको पेश क्या किया जा रहा है? आधा अधूरी बात। तो कहीं ना कहीं आज इस तरीके का एक नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया जा रहा है कि जो नेता कहते हैं, खासतौर से समाजवादी पार्टी के नेता, हमारे नेता, उसको इनडायरेक्ट वे में दूसरा एंगल देने का प्रयास किया जा रहा है। सच्चाई ये है, ये उन्होंने कहा, और उन्होंने इस बात को रखा भी है, सफाई भी दिया, कई चैनलों में भी रखा। एक बात और बताएं आपको रंजीत भाई, देखिए बीजेपी कितना भी नैरेटिव सेट कर ले, कुछ भी करे, लेकिन इस बार जो वोटर साइलेंट है और वोटर का मूड बदल चुका है, वोटर स्पष्ट कर चुका है अंदर से कि 10 साल तक हमने आपको झेला है, बड़े बड़े वायदे किए थे आपने, दावे किए थे, सारे झूठे निकले, अब हम आपके झूठ पर भरोसा नहीं करेंगे। नहीं, वो बात छोड़िए, पहले मैं तो ये कह रहा हूं कि भाई वो तो वोटर से बात कर रहे हो, किसी नेता की बात तो कर नहीं रहे, वो तो वोटर्स की बात कर रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि भाई अगर हम सबसे वोट मांगेंगे, वोट दे दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो कोई बात नहीं, चुनाव के बाद हिसाब किताब तो हम करते ही हैं, कर लेंगे हम। तो भाई ये तो किसी नेता और किसी विधायक की बात ही नहीं हो रही है।
देखिए रंजीत भाई, आपने आप या तो इतनी जितनी मासूमियत से आप जवाब दे रहे हैं, मामला ऐसा है नहीं। आपने या तो पूरा बयान सुना नहीं है। अगर आपने पूरा बयान सुना होता तो आप शायद इस तरीके से उसको नहीं डिफेंड कर रहे होते जैसे आप कर रहे हैं। मेरे पास उनका इंटरव्यू मेरे पास है। एक बार मैं कहूंगा कि शिवपाल यादव का बयान एक बार दोबारा सुनाया जाए ताकि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ठीक से समझ पाएं उसका संदर्भ, कि किस संदर्भ में बात हो रही थी और उसको कैसे देखा जाना चाहिए। उसके बाद मैं बात करूंगा। सबको वोट मांगेंगे, सब तक वोट मांगेंगे, हम तो सब तक वोट मांगेंगे, हैं? जो देगा देगा, नहीं अपने लोग तो ही इतने तो लाखों से देता अपने तो हैं, सब देंगे वोट, और अच्छे मतलब दें तो दें, नहीं देंगे तो फिर पहले तो वोट दो, नहीं तो फिर हिसाब किताब भी होगा। लीजिए, तो पहले या तो वोट दो, नहीं तो फिर हिसाब किताब होगा। और अपने लोग तो हैं, ये पराये लोग कौन है भाई, जिससे कि वोटर अपने और पराये भी हैं क्या? पहली बात तो ये है। और दूसरी बात कि सबसे वोट मांगेंगे, पहले तो वोट दो और वोट नहीं दोगे तो हिसाब किताब होगा। अब इसको समझने के लिए अगर मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जैसी कोई अलग दृष्टि चाहिए तो अलग बात है, नहीं तो ये ऐसी कोई गूढ़ बात तो है नहीं कि जो समझ में नहीं आ रही लोगों को। सर रंजीत भाई, ये बीच का हिस्सा है। रंजीत भाई, मैं उनका स्टेटमेंट चलाना चाहता हूँ, आप सुनिए। सुनिए, जनता उनसे हिसाब किताब करेगी। सर संगमित मौर्य जी, आप देखिए सर, ये फिर से सुनिए आप। हाँ बोलिए ना। वो लोग दूसरे दल में जाकर के वोट किया, तो उनके लिए मैंने कहा था कि आगे आने नहीं, ये तो आप सफाई सुना रहे हैं सर। जनता उनसे भाई अजीज खान, ये तो सफाई तो आप उनसे बेहतर सफाई तो आप दे रहे हैं। अरे उनसे बेहतर सफाई आप दे रहे हैं, और क्या मालूम इससे बेहतर कोई सफाई कल कोई और देने आ जाएगा। सवाल ये नहीं है, सवाल है जो उन्होंने बोला और जो लोगों ने समझा, ये वाली बात है ना। लोग, अच्छा ठीक है, मैं कह रहा हूं कि आपने जो कहा वो मैं अभी राकेश त्रिपाठी के पास जाऊंगा और मैं समझूंगा कि जैसा आप कह रहे हैं वैसा ही बाकी लोग भी समझ रहे हैं या हमारे समझने में कोई फेर हो गई है। लेकिन उससे पहले पब्लिक क्या समझ रही है जानना जरूरी है। जरा देखिए इस सवाल के जवाब में, जो हमने पहला सवाल किया था उसके जवाब में 11,000 से ज्यादा वोट आ चुके हैं, करीब 12,000 वोट आ चुके हैं। और रुझान क्या कह रहे हैं कि यूपी के बदायूं से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार शिवपाल यादव की धमकी क्या कहती है। लोग कह रहे हैं कि इंडी गठबंधन डरा हुआ है, इसलिए इस तरह की बयानबाजी हो रही है, इस तरह का बयान दिया जा रहा है, डरा धमका कर वोट लेने की बात कही जा रही है। धमकाने की पुरानी आदत है समाजवादी पार्टी और शिवपाल यादव की। करीब 50% लोग ऐसा मानते हैं और सिर्फ 2% मानते हैं कि वो अपने विधायकों या अपने कार्यकर्ता या जो भी जिसके लिए भी आप जिस तरह की अभी आप सफाई दे रहे थे उनके लिए कहा होगा, ऐसा मानने वाले सिर्फ 2% लोग हैं। हो सके तो रुझान में ही सही एक बार उत्तर प्रदेश के लोग क्या कह रहे हैं एक बार ये भी दिखा दीजिएगा। भले ही आप इस विंडो में दिखाइए, लेकिन लोगों को जरा दिखाइए कि उत्तर प्रदेश के लोग क्या सोचते हैं। उत्तर प्रदेश के भी रुझान आपके सामने, बल्कि 51%, 51.5% लोग मान रहे हैं उत्तर प्रदेश में कि ये धमकाने की पुरानी आदत है, इसलिए शिवपाल यादव ऐसा बोल रहे हैं। राकेश त्रिपाठी, अब आपकी दृष्टि में अगर कुछ और समझ में आया हो आपकी नजर से तो बताइए जरा। रंजीत जी, मेरी जहां तक जानकारी है शिवपाल सिंह यादव हिंदी भाषा के जानकार हैं, हिंदी में बोल रहे हैं। वो अरबी, फारसी, उर्दू या किसी रशियन, फ्रेंच, जर्मन लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं कि उसको अजीज खान जी को इंटरप्रिटेट करना पड़े, उसको सबको समझाना पड़े। बिल्कुल शीशे की तरह साफ है। शिवपाल सिंह यादव अपनी पुरानी आदत के मुताबिक ही धमकाने का काम कर रहे हैं और खुली धमकी है, सबके बीच में दी है। और मैं उम्मीद करता हूं कि निर्वाचन आयोग उनकी इस धमकी का संज्ञान भी लेगा। और धमकाने की ये पुरानी आदत के आप कहेंगे तो मैं दर्जन भर उदाहरण गिना दूंगा कि कैसे मुलायम सिंह यादव ने अमिताभ ठाकुर को फोन करके जसराना की याद दिलाई थी कि जसराना में तुम्हारे साथ क्या हुआ है। और फिर छोड़िए मुलायम सिंह यादव जी की बात, मैं हालिया इनका 2022 के विधानसभा चुनाव में अब्बास अंसारी इनके प्रत्याशी थे और अब्बास अंसारी ने कहा था सरकार आने दो, उसके बाद अधिकारियों का ट्रांसफर नहीं होगा, एक एक अधिकारी का पहले हिसाब किताब करेंगे। अखिलेश भैया से बात हो गई है। हाँ, अलग बात है उनका हिसाब किताब चल रहा है, इस समय जेल की सलाखों के पीछे हैं। मैं फिर इस बात को कह रहा हूं, शिवपाल सिंह यादव को यह बात एहसास करनी चाहिए कि उत्तर प्रदेश में निजाम बदल गया है। यह समाजवादी पार्टी का निजाम नहीं है, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है। ना मानो हमारी तो इरफान सोलंकी से पूछ लो,
इरफान सोलंकी जो जाकर के डॉक्टरों को पीटने का काम कर रहे थे अस्पताल में घुस करके, आज पूछिए उनसे, वो बताएंगे। ना मानिए तो आजम खान साहब से पूछ लीजिए। ये सारे वो लोग हैं जो कलेक्टर से जूता पुछवा रहे थे। ये सारे लोग बदजुबानी करने में, गुंडई करने में, लफंगई करने में, दादागिरी करने में तो पास तो बिल्कुल तमाम सारे मेरिट होल्डर्स लोग हैं। और इसलिए कोई कंफ्यूजन नहीं है। उत्तर प्रदेश इस भाषा को जानता है, पहचानता है, आपके चरित्र को जानता पहचानता है। कोई चूक नहीं हुई है। शिवपाल यादव ने अपने चरित्र को दिखाया है और उत्तर प्रदेश की जनता इसका पूरा हिसाब करेगी। अजीज खान देखिए रंजीत भाई, हाँ, ये अपनी पुरानी आदत के मुताबिक अननेसेसरी अनर्गल बयान। आज आप देखिए 10 साल में इनके तमाम नेताओं ने तमाम उल्टे सीधे बयान दिए। डराना धमकाना ये आम बात है बीजेपी के नेताओं का, और वही आरोप ये कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के नेताओं के ऊपर लगा रहे हैं। सच ये है नहीं कि आज अच्छा, जिस तरह डिक्टेटरशिप बताना चाहिए, अजीज खान ये बताइए कि भाई चलाने का प्रयास किया जा रहा है कि मुख्तार अंसारी से लेकर और अतीक अहमद तक तमाम लोग आपकी पार्टी के नेता, आपकी सिंपैथी उनके साथ, वो उनकी मौत पे उनके साथ कोई भी किसी तरह की घटना हो रही है तो आपके लोग मिलने जा रहे हैं, उनको ढांढस बंधा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि इनको इंसाफ दिलाएंगे। भाई तो आपकी सिंपैथी किसके साथ है? किसी से छिपी हुई है क्या? ये कोई नई बात है क्या? उत्तर प्रदेश ने देखा नहीं है क्या कि समाजवादी पार्टी के साथ किस तरह के लोग रहे हैं और समाजवादी पार्टी कैसे लोगों को प्रश्रय देती रही है? देखिए रंजीत भाई, क्या सारे गुंडे माफिया खत्म हो गए? सब खत्म हो गए नहीं है। आप इतने बड़े गुंडे माफिया खत्म हो नहीं गए, लेकिन गुंडा राज और माफिया राज तो खत्म हो गया ना। माफिया राज तो खत्म हो गया ना अजीज खान, गुंडा राज तो खत्म हो गया ना। माफिया और गुंडे हो सकता है कुछ होंगे, या तो जेल में होंगे, अपने घरों में होंगे, अपने अपने धंधे में होंगे, लेकिन माफिया का होना और माफिया राज होना दोनों में फर्क है। माफिया राज तो खत्म हो गया कि नहीं, ये बताइए मुझे। माफिया राज सिर्फ न्यूज चैनलों में खत्म हो गया है। अच्छा, सिर्फ इनकी सोच में खत्म हो गई है। आज सच्चाई ये है कि उत्तर प्रदेश में बड़े बड़े माफिया घूम रहे हैं। नहीं बताइए ना, माफिया राज के 5 उदाहरण बताइए। घूम रहे हैं, अगर भीगी बिल्ली बन के घूम रहे हैं, अपने अपने इलाकों में, अपने अपने बाड़े में कैद हैं, तो उनको रहने दीजिए। क्या वो सड़क पे निकल के गुंडागर्दी कर रहे हैं? क्या वो कर रहे हैं? क्या अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी की तरह उनकी माफियागिरी चल रही है क्या? उनकी गुंडागर्दी चल रही है क्या? सवाल ये नहीं है कि वो जिंदा हैं, सवाल ये है कि क्या वो गुंडागर्दी कर पा रहे हैं क्या? नहीं चली रही है क्या? कितने लोग नाम बताइए, 5 ऐसे बड़े उदाहरण बताइए आप जो माफिया राज को बताता हूं। बताइए ऐसे उदाहरण। अब ये मत बताइएगा कि धनंजय सिंह ब्रजेश सिंह का होना सवाल नहीं है। सवाल है क्या माफियागिरी कर पा रहे हैं क्या? सुनिए ना, अरे भाई आप ऊँट की चोरी नेहुरे नहीं करेंगे। सर सुनिए, आप खुलेआम धमकाएंगे और टीवी में आके बताएंगे कि हम सज्जन व्यक्ति हैं। बाकी कुछ नहीं है। माफिया आज आपने खत्म नहीं कर दिया। गुंडे माफिया जब भाग नहीं गए उत्तर प्रदेश से, आज भी गुंडे माफिया बड़े स्तर पर उत्तर प्रदेश में हैं। लेकिन मैं फिर बोल रहा हूं अजीज खान, होना और माफियागिरी करना दोनों में अंतर है। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप 5 उदाहरण बताइए जिसमें माफियागिरी चल रही हो। आप कहेंगे कि धनंजय सिंह नहीं है क्या? आप कहेंगे ब्रजेश सिंह नहीं है क्या? अरे होना एक चीज है, होंगे जेल में होंगे, अपने अपने बाड़े में कैद हैं सारे लोग, लेकिन मैं कह रहा हूं कि उनका होना और उनका गुंडा राज होना दोनों में फर्क है। उनका दबदबा होना, उनका माफिया राज होना, दोनों में अंतर है। वो माफिया राज नहीं है, ये लोग आज की तारीख में जानते हैं। जो गुंडा होता है वो उसका राज चलता है, जो गुंडा होता है उसका राज चलता है, वो खत्म नहीं कर पाएंगे आप। अगर वो गुंडा है तो उसका राज चल रहा है। ठीक है, इस सवाल का जवाब लेंगे, लेकिन उससे पहले एक सवाल जो हमने और किया था उसका भी जवाब ले लेते हैं। उसके बाद जरा डिबेट को दूसरी तरफ ले जाएंगे। शिवपाल यादव के बयान का चुनाव पर क्या असर पड़ेगा, इसको कैसे देख रही है जनता? जरा देखिए, लोग कह रहे हैं 62% लोग मानते हैं कि अखिलेश यादव को ऐसे बयानों से नुकसान होगा, क्योंकि अब ये वो दौर नहीं रहा जब माफिया और गुंडे खुलेआम धमकाते थे वोटर्स को और जो चाहते थे वो करा ले जाते थे। अब वो दौर नहीं रहा। करीब 60% लोग ऐसा मानते हैं। इंडी गठबंधन को फायदा होगा इससे, ऐसा मानने वाले लोग जाहिर सी बात है 2.5% हैं, बहुत कम लोग हैं। और जनता डरने वाली नहीं है, ऐसा मानने वाले लोग 38.5% हैं, जो लोग कहते हैं कि अब वो दौर खत्म हो गया जब डरा धमका कर लोगों के वोट ले लिए जाते थे। अब वो यूपी या उत्तर प्रदेश अब उस दौर से बाहर निकल चुका है। एक बार अब जरा दूसरी तरफ ले चलते हैं, कुछ और सवालों की तरफ, और तहसीन पूनावाला के पास चलते हैं। तहसीन, मैं उसे धमकी नहीं कहूंगा, लेकिन मैं कहूंगा कि उसकी भाषा थोड़ी बदली हुई है, लेकिन करीब करीब जो मैसेज है वो करीब करीब यही है कि भाई आपने घोषणा पत्र जारी किया
और उसमें कहा गया कि जो लोग पार्टी छोड़कर चले गए हैं वो अगर आपकी पार्टी सत्ता में आती है तो उनके खिलाफ सारे मुकदमे खोले जाएंगे और हम फिर से उनके खिलाफ मुकदमा चलाएंगे। ऐसी बहुत सारी बातें कही गई है कि राफेल से लेकर पेगासस से लेकर तमाम चीजें जो कि अब एक तरीके से फाइलों में बंद है, आपने कहा कि फिर से खोलेंगे। लेकिन ये वाली बात कि जो आपके यहां पार्टी छोड़कर चले गए हैं उनके खिलाफ फिर से आप कार्रवाई करेंगे, ये भी एक तरह की धमकी ही है। अब ये इसलिए है कि आप लोगों के जाने से परेशान हैं या ये लग रहा है कि धमकाए बगैर काम नहीं चलेगा? धमकी नहीं है रंजीत जी, बिल्कुल नहीं। बड़े स्पष्ट रूप से कह रहा हूं आपको, जो फाइलें अवैध तरीके से बंद हुई है, 9-9 करोड़ रुपए विधायक के घर में से निकला है और वहां जाके कोर्ट में कहा है एजेंसियों ने कि हमने बिना परमिशन लिए हमने रेड की, इसलिए हम केस बंद करना चाहते हैं। जिनकी फाइलें गुम गई है इसलिए केस बन गए, सारे फाइलें की जेरोक्स निकल जाएगी। नो इफ नो बट। एजेंसीज को भी एक चीज आपके माध्यम से कह रहा हूं, अच्छे अफसर है, आईपीएस IRS बहुत अच्छे अफसर है, वफादारी देश के संविधान की तरफ होनी चाहिए। इसमें ना आपको आपत्ति हो सकती है, ना मेरे भाई को जो भाजपा से उनको आपत्ति हो सकती है, ना मुझे आपत्ति हो सकती है, राकेश भाई को ना हो सकती है, ना आपको हो सकती है। वफादारी संविधान की तरफ, बी द पीपल। हम भारत के लोग सबसे सर्वश्रेष्ठ है संविधान के तरफ। भारत के लोगों के सामने के प्रति आपकी वफादारी होनी चाहिए, ना कि किसी नेता या नेता के पार्टी की तरफ होनी चाहिए। नो इफ नो बट नहीं, लेकिन मतलब जो लोग पार्टी छोड़कर चले गए हैं उनके लिए खास तौर पे अपने घोषणा पत्र में आपको एक क्लॉज बनाना पड़ा। भाई इतना ज्यादा परेशान है, इसका मतलब आज की तारीख में कांग्रेस पार्टी कि भाई उनको लग रहा है कि पता नहीं ये सिलसिला कब थमेगा, चुनाव आ गया, अगर अभी भी नहीं थमा तो चलो एक क्लॉज जोड़ दो कि भाई अगर छोड़ कर गए तो देख लेना, हिसाब कर देंगे तुम्हारा भी। ऐसे नहीं है। आप जैसे शिवपाल यादव कह रहे हैं वोटर से कह रहे हैं कि वोट दे दो वरना चुनाव के बाद हिसाब कर देंगे, वैसे ही आप अपने नेताओं को कह रहे हैं कि बने रहो पार्टी में वरना हिसाब कर देंगे सत्ता में आए। मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, बहुत वरिष्ठ पत्रकार है और राकेश भाई की मैं राकेश भाई की भी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। आप दोनों मुझे बताइए, अब मैं आपको नाम के साथ कहता हूँ, छगन भुजबल भाई चले गए, कल तक कहते थे ABC ऑफ करप्शन, अब छगन भुजबल भाई की फाइल घूम गई। अब सोचिए, फाइल घूम गई, ये होता है राकेश जी? आप बताइए, रंजीत जी को तो पता है कि नहीं होते, आप बताइए कभी होता है क्या? आप भी सरकार में, आपकी सरकार चल रही थी, फाइल घूमती है क्या? अब ये फाइल घूमने वाला सिलसिला जो है, हम फाइल ढूंढते निकालेंगे, पाताल से नागलोक से जहां है वहां जाकर फाइल निकालेंगे और फाइल लिखेंगे, और जेन्युइनली बंद होनी है तो बंद होने दो, लेकिन फाइल घूमने का जो सिलसिला है ना, ये बंद होना चाहिए। ये जहां किसी को आपने लिख दिया कि आप अक्यूज हो, फिर वो मुख्यमंत्री बन गया तो उसको अप्रूवर बना दिया, ये काहे से अक्यूज से अप्रूवर बन गए मुख्यमंत्री बनने के बाद? ये भी हम देखेंगे, चेक करेंगे क्या है ऐसा। मैं लुई बर्जर की बात कर रहा हूं, भाजपा ने एक पत्र लिखा था एक उनके वर्तमान मुख्यमंत्री के खिलाफ, तो देखेंगे क्या है। तो चिट्ठी देखने में तो छुट्टी तो नहीं घूमेगी ना। राकेश त्रिपाठी, कौन सा गलत बात? राकेश त्रिपाठी, आज कांग्रेस पार्टी ने एक बड़ा सा इश्तेहार दिया है, बड़ा सा विज्ञापन छपा है सारे अखबारों में, बड़ी सी वॉशिंग मशीन और उससे धुल के निकलते हुए नेता जो कि भाजपा का ओढ़े हुए हैं शॉल। तो भाई ये एक परसेप्शन तो बन ही रहा है। राकेश भाई देखिए, एक बात मैं रंजीत जी बहुत स्पष्ट तौर पर कहूंगा और मुझे लगता है इसमें कुछ सफाई देने की आवश्यकता नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो कहा है ना, न खाऊंगा न खाने दूंगा, देश उनके इस वाक्य पर भरोसा करता है, इस गारंटी पर भरोसा करता है, और इसीलिए आज खलबली है पूरे विपक्ष में, क्योंकि आज भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई हो रही है। ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स की आज जब कार्रवाइयां होती है, आज जब रुपयों की बरामदगी होती है, तो निश्चित तौर पर विपक्ष के लोगों में पीड़ा होना स्वाभाविक है। कई प्रकार के आरोप लेकर के आएंगे। मुझे याद है 2019 के चुनाव में पूरा मुद्दा कैसे बनाया था कि चौकीदार चोर है, राफेल में चोरी की है, राफेल करते करते राहुल फेल हो गए, लेकर के सुप्रीम कोर्ट में तमाम मामलों को लेकर के गए। अभी कह रहे हैं कि कोर्ट के सामने हम पेश नहीं कर रहे हैं। अरे भाई, एजेंसीज कोई भी अपनी रिपोर्ट पेश करे, कोर्ट को अधिकार होता है, वो एजेंसीज की रिपोर्ट को खारिज कर सकती है और नए तरीके से फिर इन्वेस्टिगेशन के लिए कर सकती है, और कोर्ट को इनहेरेंट पावर होती है। शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत के आधार पर वो देश में संविधान ने पूरी ताकत दी है कोर्ट को, लेकिन अब ये कोर्ट को भी मानने को तैयार नहीं है। कोर्ट अगर किसी को बेल नहीं दे रही है तो मानने को तैयार नहीं है। हाँ, किसी को बेल मिल जाती है तो जश्न जरूर मनाने लगते हैं। लेकिन कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में जिस तरह से ये घोषित किया है, ये भी बिल्कुल शिवपाल सिंह यादव की तरह ही खुली धमकी है।
और ये प्रयास है कि टूटती बिखरती हुई अपनी पार्टी को कैसे बचाए रखा जा सके, क्योंकि जमीनी नेता तो एक एक करके इनकी पार्टी छोड़ करके जा रहे हैं। हाँ, आप एक जमीन वाले विशेषज्ञ नेता जिनका जिक्र आपने अपनी रिपोर्ट में पहले किया, जो जमीनों के लिए बहुत कुख्यात है, जमीनों से जिनका पुराना नाता है, अब वो कांग्रेस की जमीन बचाने के लिए मैदान में सीधे उतर आए हैं कि अब तो किसी में दम नहीं बचा, राहुल प्रियंका हिम्मत नहीं लड़ पा रहे हैं कि हम अमेठी और रायबरेली से लड़ें, अब मुझे मौका दिया जाए, मैं जमीनों का जानकार व्यक्ति हूं, कांग्रेस की जमीन बचा लूंगा। मुझे लगता है धमकियों का क्या खेल चल रहा है और जिनकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं उनकी तरफ भी चलेंगे, सूर्या मैथिल के पास भी चलेंगे, लेकिन उससे पहले जरा एक बार जनता के पास चलते हैं। लोग क्या कह रहे हैं इस सवाल के जवाब में कि गुंडों और माफिया को लेकर पहले और अब के यूपी में क्या फर्क देखते हैं, लोग क्या कहते हैं जरा देखिए। समाजवादी राज में ज्यादा आतंक था ऐसा मानने वाले लोग करीब 24%, 25% लोग हैं जो मानते हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार जब थी उस समय ज्यादा आतंक था गुंडों का और माफिया का, जबकि करीब 75-74% लोग ये कह रहे हैं कि योगी राज में गुंडे और माफिया पर लगाम लगा है। दोनों एक जैसे हैं ऐसा मानने वाले लोग सिर्फ 1% लोग हैं जो ये मानते हैं कि दोनों एक जैसे हैं, यानी कि करीब 2/3 लोग ये मानते हैं कि योगी राज में बल्कि 2/3 से ज्यादा लोग मानते हैं ऐसा, 3/4 कह लीजिए लोग ऐसा मानते हैं कि योगी राज में गुंडा और माफिया पर लगाम लगा है। अब जरा उस सवाल का जवाब उस सवाल की तरफ चलेंगे जिसकी तरफ अभी राकेश त्रिपाठी इशारा कर रहे थे कि अगर रॉबर्ट वाड्रा चुनाव लड़ते हैं तो क्या वो राहुल के हार का बदला ले पाएंगे। सूर्या मैथिल, और उसमें एक बड़ा रोचक सा ऑप्शन है कि पहले टिकट तो ले आएं। हम ये बहुत दिनों से सुन रहे हैं कि रॉबर्ट वाड्रा चुनाव लड़ सकते हैं, वो कई बार अपनी इच्छा भी जता चुके हैं चुनाव लड़ने की या सक्रिय राजनीति में उस तरीके से आने की, लेकिन अभी तक वो पूरी होती नहीं दिखाई दे रही है। अगर पूरी हो भी गई तो क्या कर लेंगे, सवाल है। रंजीत भाई, सबसे पहले तो आपको, पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। और आपने जो कहा ना कि एक जमीन के जो जानकार हैं वो कांग्रेस की जमीन बचाने के लिए जो मैदान में उतरने के लिए आतुर हैं, मैं कहना चाहता हूं कि उनका भी डब्बा गोल ही होगा। जितने मार्जिन से राहुल गांधी जी हारे थे उससे डबल मार्जिन से जो कांग्रेस के जवाई जी हैं वो भी हारेंगे। अब दूसरी चीज पे मैं आ जाता हूं। अभी तहसीन भाई कुछ नाम ले रहे थे, मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी थी इंडियन एक्सप्रेस की अभी, जिसके अंदर की कुछ चीजें उन्होंने मैनिपुलेटेड करके रखी, लेकिन कुछ चीजें जो है उन्होंने साफ साफ रख दी थी। उसमें से एक जो लाइन थी, ये बहुत चिल्लाते थे अजीत दादा पवार जी के लिए कि अजीत दादा पवार जी के लिए तो प्रधानमंत्री जी ने ये आरोप लगा दिया और उनकी आपने जो है फाइल को बंद कर दिया। तो उस रिपोर्ट में ये था रंजीत भाई की ईओडब्ल्यू ने, जब कांग्रेस की सरकार थी महाविकास अघाड़ी की महाराष्ट्र में, तो ईओडब्ल्यू ने उसको ऑलरेडी बंद कर दिया था उनकी फाइल को, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद वो फाइल खुली और फाइल खुली हुई, ये काम हो रहा है। जितने भी आरोप जिन जिन के ऊपर है उन सब के ऊपर आरोपों की विवेचना चल रही है, कहीं तेज चल रही है, कहीं पर एक स्तर पहुंच चुका है तो एजेंसियां दूसरे स्तर पे हैं। लेकिन मैं बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं, आपने शुरुआत में दिखाया जो धमधम धड़म धड़ैया रे और सबसे बड़े लड़ैया रे राहुल बाबा जो हैं, उनकी पार्टी ने दिखाया कि मैं सबको देख लूंगा, सबकी फाइलें खुलवा दूंगा। और दूसरी तरफ जो है शिवपाल सिंह यादव जी जो है वो कह रहे हैं कि मैं, देखो वोट दे दोगे तो ठीक है, नहीं तो हम तुम्हें बता देंगे। तो ये इनका चाल चरित्र और चेहरा सबके सामने बार बार आ रहा है। गिरगिट आपने देखा होगा ना, गिरगिट वो जैसे चाहता है वैसे रंग बदलता है। आज वही स्थिति इस विपक्ष की है। आप देखिए, हिंदुओं की जो सनातनियों के अंदर एक राष्ट्र भाव की भावना पैदा की नरेंद्र मोदी जी ने, उसके बाद ये जितने भी गिरगिट है वो मंदिर मंदिर नाक रगड़ने के लिए, टीका लगाने के लिए, कोर्ट पे जनेऊ पहन के जो सनातन का जो रंग है वो चढ़ाने के लिए मजबूर हो गए। लेकिन जैसे ही अभी देखिए चुनाव आए तो ये अपने असली रंग में आ गए। राम मंदिर का विरोध करते रहे, चाहे वो कांग्रेस ने किया चाहे समाजवादी पार्टी ने किया। तहसीन पुनावाला, ये जमीन वाला तंज जो है वो बड़ा सटीक सा बैठता हुआ दिख रहा है मुझे, तो इसका जवाब आपको देना पड़ेगा कि जमीन के जानकार हैं वो अब कांग्रेस की खोई हुई जमीन वापस ले आएंगे क्या? अब ये ऐसा तंज है जिसका जवाब आपको देना ही पड़ेगा। हाँ, घर का मामला है तो देना ही पड़ेगा, टाइम्स नाउ घर का। बट पहले मैं सूर्य भाई की एक सूर्य भाई ने कहा कि धमकी दे रहे या हम कोई हंगामा करें, मैं रॉबर्ट जी पर आऊंगा।
तो मैं सिर्फ 2 लाइनों से सूर्य भाई को ये जवाब देता हूँ। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सारी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में है आग या तेरे सीने में, मेरे सीने में नहीं आग तेरे सीने में ही सही, मेरे सीने में नहीं आग तेरे सीने में सही, वो कहीं भी आग लगनी चाहिए। आग तो आग लगाएंगे हम, जो हम हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। तेरे सीने में नहीं तो मेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। तो आग लगी हुई है, भ्रष्टाचारियों में लगी हुई है। मैं अपनी बात रख दूं? हाँ ठीक है, नहीं वो आग लगी हुई है भ्रष्टाचार। आप तहसीन वाला शेर ही आप थोड़ा सही अंदाज में पढ़ दिया आपने, बस और कुछ नहीं है। हाँ तहसीन भाई। अब दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं कि जो ये सवाल था कि रॉबर्ट जी ने कहा कि वो अमेठी से लड़ना चाहते, मैं समझता हूँ ये अच्छी बात है, लड़ना चाहिए। और अमेठी के जो वर्तमान मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनसे लोग बहुत नाराज है, बहुत ज्यादा नाराज है। तो राहुल ही लड़ लेते, इतनी नाराजगी है तो राहुल के लिए तो इतना अच्छा मौका होगा। वो अगर लड़ेंगे तो 3-3.5 लाख वोट से जीत जाएंगे, रॉबर्ट जी लड़ेंगे तो 2-2.5 लाख वोट से जीत जाएंगे। अच्छा, और कोई भी लड़ेगा तो 50,000। अच्छा, राहुल लड़ेंगे तो 3-3.5 लाख वोट से जीत जाएंगे। रंजीत भाई सिर्फ 20 सेकंड दीजिएगा। हाँ, एक सुनामी है उधर उनके भाजपा के खिलाफ। अच्छा, सुनामी 20 सेकंड दीजिएगा। और कम से कम 200-250 लोगों ने टिकट मांगी है। अच्छा, इसमें एक चीज और भी है, सुनिए भाई, इसमें एक चीज और भी है कि आप कह रहे थे कि गांधी परिवार का क्यों नहीं लड़ रहा, तो भी एक बॉक्स टिक हो जाता है कि अगर वे लड़ लेते। और देखिए उनकी विनम्रता देखिए, वो देखिए वो कैसे कह रहे कि मैं, अगर पार्टी ने तय किया, उन्होंने के ऊपर से आके पैराशूट नहीं किया अपने आप को कि मैं लड़ना चाहता हूं, उन्होंने पार्टी से विनती की अगर आप तय करते हो, अगर सोनिया जी का आशीर्वाद है, हाईकमान तय करता है तो लेकिन ये भी सवाल उठ रहा है तहसीन की ये इच्छा तो 2012 से जता रहे हैं भाई, अगर मतलब उनकी इच्छा पूरी नहीं कर पा रहा है कोई कांग्रेस पार्टी में, भाई इतनी क्या नाराजगी है? उन्होंने आज भी कहा कि प्रियंका जी, उन्होंने आज भी कहा पहले प्रियंका जी एमपी बनेगी उसके बाद वे बनेंगे, तो अच्छी बात है ना। हमेशा अपने वो देखिए ये होता है कि अपने पति को आगे कर रहे, कह रहे उनको बनना चाहिए। तो ये जो है, ये जो गुण है, जो एक पारिवारिक गुण है, ये पूरा देश इसको पसंद करता है। और मैं दोबारा से कह रहा हूं, कमाल है। 2 से 2.5 लाख का मार्जिन होगा अगर रॉबर्ट जी लड़े, 3-3.5 लाख का मार्जिन होगा। तो आपको ज्यादा मार्जिन से जीतने की कोशिश करनी चाहिए, ज्यादा मार्जिन से जीतने की कोशिश करनी चाहिए आपको तहसीन पूनावाला। जरूर राहुल गांधी को लड़ना चाहिए अमेठी से। 20 सेकंड सूर्या मैथिल कर रहे हैं, 20 सेकंड लीजिए, उसके बाद मैं जरा इसी सवाल का जवाब जनता से ले लूंगा, जनता क्या कह रही है इस पर, जरा सूर्या मैथिल। हाँ देखिए रंजीत भाई, अभी मैंने तहसीन भाई की बात सुनी और मुझे वो शेख चिल्ली के हसीन सपनों का वो जो लाइन है वो याद आ गई कि किस प्रकार से शेख चिल्ली अपने सपनों के अंदर मालपुए की बारिश करवाता था। वही हाल अभी हमारे तहसीन भाई कर रहे हैं। देखिए, जिस अमेठी ने लगातार गांधी परिवार को आशीर्वाद दिया, उस अमेठी को ना तो सड़क नसीब थी, ना नल से जल नसीब था, ना पक्की सड़क नसीब थी, ना वहां पर स्वास्थ्य सुविधाएं थी, बल्कि उस अमेठी के अंदर ठीक है लोग, आपकी बात आ गई कमोबेश। लोग क्या कह रहे हैं इसी सवाल के जवाब में हमने पूछा था कि अगर रॉबर्ट वाड्रा चुनाव लड़ते हैं तो अमेठी में राहुल की हार का बदला ले पाएंगे क्या? अब इस सवाल के जवाब में क्या कह रहे हैं लोग? कह रहे हैं कि नहीं, परिवार का किला ध्वस्त हो गया है अब, यानी कि इसे फिर से नहीं बनाया जा सकता। 83% लोग ऐसा मानते हैं, 2.7% लोग मानते हैं कि स्मृति ईरानी को टक्कर दे सकते हैं। हालांकि तहसीन पूनावाला कह रहे हैं कि उनको लेकर बहुत नाराजगी है और अगर राहुल लड़ गए तो 3.5 लाख वोट से जीत जाएंगे। लेकिन लोग क्या कह रहे हैं, लोग क्या सोचते हैं, एक बार यूपी वालों की भी राय दिखा दीजिएगा इसमें। और वाड्रा पहले कांग्रेस से टिकट तो ले लें, ऐसा कहने वाले लोग 14% लोग हैं, क्योंकि 2012 से वो इस कोशिश में है कि वो चुनाव लड़ लें या उनको कहीं से पार्टी का उम्मीदवार बनाया जाए, लेकिन अभी तक तो ये नहीं हो पाया। इसलिए उनकी ये विश पूरी होगी कि नहीं इस बार भी पता नहीं। लोग क्या कह रहे हैं, उत्तर प्रदेश के लोगों की राय भी कमोबेश उसी ढर्रे पे है। आप देखिए 85% लोग कह रहे हैं कि किला ध्वस्त हो चुका है। राकेश त्रिपाठी भैया, लोगों की राय आपके सामने है और तहसीन पूनावाला का दावा भी आपके सामने है कि अगर राहुल लड़ गए तब तो कमाल ही हो जाएगा, 3.5 लाख वोट से कम से जीतेंगे नहीं हो। फिर क्यों छोड़कर वायनाड चले गए, मैं नहीं समझ पा रहा हूं, आप अगर समझा पाएं। वाड्रा के लड़ने का आधार क्या है? मुझे लगता है नहीं रंजीत भाई, मुझे तो बड़ा आश्चर्य है, तहसीन भाई से आग्रह है, रॉबर्ट वाड्रा के लड़ने का आधार क्या है? मैंने कहा ना, क्या जमीनों से उनका जुड़ाव है, इसलिए वो आज कांग्रेस की जमीन बचाना चाहते हैं? केवल यही एकमात्र आधार है? आप अमेठी रायबरेली के लोगों को क्या मानते हैं? क्या वो किसी राजवंश का हिस्सा है? क्या वो गुलाबी मानसिकता के साथ जीते हैं? क्या वो इस बात के लिए अभिशप्त है कि वो नेहरू गांधी परिवार के लोगों को ही चुने? अरे ये मुगालता टूट चुका है। 2019 के चुनाव में अमेठी ने मुगालता तोड़ दिया है
और अमेठी में श्रीमती स्मृति ईरानी जी को चुन करके अपना साफ संदेश दे दिया है। और यह संदेश इस बार रायबरेली से भी साफ दिख रहा था। इसीलिए आज श्रीमती सोनिया जी ने पहले ही राज्यसभा की राह पकड़ ली, टाटा बाय बाय कर दिया, हाथ का पंजा दिखा दिया रायबरेली के लोगों को कि हमारी हिम्मत नहीं है रायबरेली में लड़ने की। और उसका साफ कारण है, समाजवादी पार्टी की बैसाखी से अमेठी और रायबरेली लड़ते थे, अब समाजवादी पार्टी की बैसाखी खुद कमजोर हो गई है, वो सहारा कैसे दे दे। मनोज पांडे मुख्य सचेतक जो रायबरेली से विधायक हैं वो पार्टी छोड़ करके किनारे खड़े हो गए हैं। अमेठी में गौरीगंज से विधायक राकेश प्रताप सिंह वो समाजवादी पार्टी छोड़ करके किनारे खड़े हो गए हैं। अब सपा की कमजोर बैसाखी है तो कैसे खड़े हो पाए, अकेले दम में क्षमता नहीं है। दावा तो आप चाहे तो तहसीन पूनावाला भी कर सकते हैं, इनका भी कुछ रिश्ता है परिवार से, ये उस आधार पर यह भी दावा कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि इनका दावा शायद रॉबर्ट वाड्रा के दावे से ज्यादा मजबूत होगा, क्योंकि कम से कम रोज टीवी पर आकर के कांग्रेस के पक्ष में 2-4 बातें कहते तो हैं। रॉबर्ट वाड्रा से बेहतर प्रत्याशी हो जाएंगे। अच्छा, तो लोग क्या कह रहे हैं प्रत्याशी होने की बात पर, जब कह रहे हैं कि भाई और दूसरा सवाल जो हमने लिया था, पूछा था लोगों से, जो 5वां और आखिरी सवाल है, मुझे लगता है कि उसका भी एक बार रुझान देख लेना चाहिए कि लोग क्या कह रहे हैं। कांग्रेस के घोषणा पत्र में बीजेपी में शामिल होने वाले नेताओं को जिस तरह की, उनके लिए जिस तरह की भाषा इस्तेमाल की गई है, एक तरीके से जिसको धमकी कहा जा रहा है, उसको आप कैसे देखते हैं? लोग क्या कह रहे हैं, पार्टी छोड़ने वालों पर गुस्सा है इसलिए इस तरह की बात कही जा रही है। 56% लोग ऐसा मानते हैं, 21% लोग मानते हैं कि बदले की भावना से काम करेगी कांग्रेस अगर ऐसा होता है तो, और 22% लोग कहते हैं कि यह सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी है। तो ये है लोगों की राय। इन सवालों के जवाब में लोग कह रहे हैं कि भाई आप इसलिए कह रहे हैं ऐसा क्योंकि आप गुस्साए हुए, हमारे यहाँ कहावत है कि खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। तो अब क्या है कि ये पार्टी के लोग आपको छोड़कर जा रहे हैं लगातार, आप रोक नहीं पा रहे, उनको आपकी पार्टी के भीतर कोई भविष्य नहीं दिख रहा, तो अब आपको लगता है कि इनको रोकने का कोई दूसरा तरीका नहीं धमकाने के सिवा। तहसीन पूनावाला, मैं दोबारा से ये बात कह रहा हूँ कि किसी को धमकी नहीं दे रहे। जो देश के संविधान के प्रति वफादारी की आशा हम रखते हैं, चाहे आईएएस अफसर हो, आईपीएस हो, आईआरएस हो, या देश के जो चुने हुए प्रतिनिधि हो, बस उसी को रीइटरेट कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, क्या छगन भुजबल की फाइल घूमनी चाहिए? क्या किसी एजेंसी जब एक भाजपा के विधायक पे छापा मारते, 9 करोड़ रुपया रिकवर करती, कोर्ट में जाके कहती हम इसलिए एक्शन नहीं ले सकते क्योंकि हमने उनको बताया नहीं कि हमने उन पे रेड किया, तो हम उस चीज को चेक कर रहे हैं। क्या जिस व्यक्ति पर भाजपा कहते हैं लुई बर्जर स्कैम में वो सबसे बड़ा अक्यूज है, जब वे उनका मुख्यमंत्री बनता उसको अक्यूज से अप्रूवल बना रहे, तो कागज चेक कर रहे हैं, गलत क्या है? नहीं तो ये आप मान रहे हैं ना कि आपकी पार्टी में, इसका मतलब ये है ना कि जो लोग छोड़ के गए हैं वो सब कहीं ना कहीं घपले घोटाले में शामिल थे, ये तो मानते ही हैं पहले। उसके लिए तो सबसे पहले मानना जरूरी है ना कि हाँ, हमारी पार्टी से जो छोड़कर जा रहे हैं वो घपले घोटाले वाले लोग हैं। बिल्कुल नहीं, मैं आपको बताता हूँ। जैसे 9 करोड़ रुपए भाजपा का खुद का विधायक था, फिर केस काहे बंद चाहिए था ना उन्हें, काहे बंद किया? ये मानते हैं तो उनको निकाल देना चाहिए था भाई। अभी घोटाले वाले लोगों को अपने साथ क्यों रखा था? अगर इतनी निष्ठा है, नहीं तहसीन पूनावाला, अगर वाकई आप अगर भ्रष्टाचार को लेकर इतने अगर संजीदा हैं, तो ये अरविंद केजरीवाल के साथ क्यों खड़े हैं साहब? इतनी खड़े रहेंगे। सुनिए नहीं, ये अगर आपको लगता है कि इनकी जांच होनी चाहिए तो आप ये बात आप अरविंद केजरीवाल के लिए भी कहिए ना कि हाँ जांच होनी चाहिए। वहां तो आप ऐसे दहाड़े मार मार के रो रहे हैं कि जैसे क्या ही हो गया। मैं इसका जवाब देता हूँ 99% नहीं, 101% अरविंद केजरीवाल के साथ खड़े। अब सुनिए, जांच बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। जांच शुरू हो गई और मनी ट्रेल मिल गया। पी शरद चंद्र रेड्डी भाजपा को पैसे दे रहा था, मनी ट्रेल अब मिल गया। ये मनी ट्रेल भी ढूंढेंगे और दूसरी तरफ वाला मनी ट्रेल भी तो देखिए ना, जो ईडी बता रही है वो वाला मनी ट्रेल भी तो देखिए कि हवाला कारोबारियों से लेकर और सबके बयान आ चुके हैं साहब। कोर्ट में दूसरी चीज कहती, वहां पे राजू के बयान को मैं वर्बैटिम कोट करता हूँ, ये राजू का बयान, वी हैव अ ट्रेल बट द ट्रेल इज नॉट देयर, द मनी इज देयर बट वी कैन नॉट फाइंड द मनी। ये कोई बयान होता है? कोर्ट में राजू जी बात कर रहे हैं, वर्बैटिम कोट कर रहा हूँ। नहीं वर्बैटिम मैं भी कोट करूं, मैं वर्बैटिम मैं कोट कह रहा हूं कि भाई क्या ये कुमार का कार्ति चिदम्बरम का स्विमिंग पूल का है, काहे स्विमिंग पूल ईडी ने रिकवर किया था, काहे स्विमिंग पूल, काहे डी? नहीं, मैं सिर्फ केजरीवाल की बात कर रहा हूं कि क्या केजरीवाल मामले में अगर ऐसा ही है, अगर ऐसा ही तो सवाल तो खैर आज मैं उस पर चर्चा नहीं कर रहा हूं, नहीं तो मनीष सिसोदिया का भी बेल हो जाना चाहिए था। अगर कोई उनके खिलाफ सबूत नहीं है तो हो जाना चाहिए, तो कोर्ट ही दे रहा है ना साहब। जिसने संजय सिंह को बेल दे दिया उनको भी दे दिया होता बेल, मनीष सिसोदिया को भी दे दिया होता।
3 महीने की और सुनिए, मैं आपको एक चीज और आपके माध्यम से दर्शकों को कह रहा हूं, अगर कोर्ट ने जब देखिए अब मुझे लगता है कि अब अरविंद केजरीवाल की तरफ जाने का वक्त नहीं है। हम जिन सवालों पे चर्चा करने के लिए आज जिसकी हमने शुरुआत की थी, करीब करीब चर्चा हो चुकी है और अब मेरे पास वक्त भी नहीं है इस कार्यक्रम में। आज इस कार्यक्रम में आप लोग शामिल हुए, इसका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। अभी वक्त है देश का मूड मीटर में जो आज के 4 लकी वोटर हैं उनके बारे में बताने का, और 4 जो लकी वोटर हैं उनका नाम जल्दी जल्दी बता दीजिए। अदिति सिंह हैं, नहीं उदित सिंह हैं उत्तर प्रदेश के, अंजना है उत्तर प्रदेश की, मोबाइल का आखिरी 4 नंबर हम आपको दिखा रहे हैं। 2 और नाम है, जल्दी से बता दीजिए वो भी। उषा देवी हैं राजस्थान की और भावेश गांधी हैं गुजरात के। ये 4 आज हमारे लकी वोटर हैं जिनको हमारी तरफ से मिलेगा इनाम, और आप सब लोगों को बहुत बहुत मुबारक। और आज देश के मूड मीटर में इतना ही वक्त था, हमें दीजिए इजाजत। कल फिर हाजिर होंगे किसी और खबर, किसी और मुद्दे के साथ। धन्यवाद।